नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार आजकल हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछिए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो आप लोग बताएंगे कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये गुरु आपके नानक थे, गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे सिख धर्म की लिपि कौन सी थी। सिख धर्म की लिपि कौन सी थी? तो गुरुमुखी लिपि थी। सिख धर्म की जो लिपि थी वो गुरुमुखी लिपि थी। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। और लंगर की शुरुआत कौन किया था? यहाँ पे लंगर की शुरुआत पूछा जाता है एग्जाम में कि लंगर की शुरुआत करने वाले गुरु कौन है। तो लंगर की शुरुआत जो करने वाले गुरु थे वो गुरु नानक ही थे। लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने किया था। ठीक, गुरु नानक ने किया था। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अब कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। जहाँ पे ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर, तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और ये पूछा जाता है यहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था जलियांवाले बाग कांड में? तो गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने दिया था। और इन्हीं जनरल डायर की हत्या आगे चल के किसने कर दी थी? तो ऊधम सिंह ने यहाँ पे इसकी हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे, आपसे पूछे एग्जाम में कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपसे यहाँ पे नोट करिए आपके लोग, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष के बारे में बात करें, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। किसे? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? सरदार पटेल को। तो बारदोली सत्याग्रह चल रहा था। बारदोली सत्याग्रह में यहाँ पे बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये भी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिया रहता है कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे यहाँ पे कि नेताजी किसे कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? तो नेताजी आपको सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? तो हिटलर ने इन्हें सबसे पहले नेताजी कहा था। हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह था। और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये कब किए थे? ये 1939 में इसकी स्थापना किए थे। और ये भी डेट भी पूछा जाता है कब किए थे। तो 1939 में किए थे। ये त्रिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद इसकी स्थापना करते हैं। त्रिपुरा अधिवेशन चल रहा था। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स को किसने मारा था? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने किया था। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। और क्यों किया था इनकी हत्या? क्योंकि ये लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो ये लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए तो ये इनका हत्या कर देते हैं। किसका? सैंडर्स की। तो कौन हत्या करते हैं? तो ये भगत सिंह ने इनकी हत्या की थी। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कितनी ऊंचाई पे जाने पे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो आप लोग 165 मीटर की ऊंचाई पे वायुमंडल में जब कभी जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। अब यहाँ पे तापमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पे होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है
कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पे होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पे होता है, तो आप लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक जल का तापमान होता है। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि फारेनहाइट में पूछे तो आप लोग बताएंगे 98.6 फारेनहाइट, ये इसका तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। और पूछे कि किस तापमान पे फारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर रहते हैं, किस तापमान पे डिग्री सेल्सियस, किस तापमान पे डिग्री सेल्सियस और फिर फारेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे तापमान और सेल्सियस ताप पैमाने बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। ठीक, बुध ग्रह है। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और आपसे पूछे यदि कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास में है। कितना उपग्रह है, 92 उपग्रह है बृहस्पति के पास में, कुल 92 उपग्रह है सर्वाधिक। पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, शनि के पास था, लेकिन अब सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह हो गया है वो कौन हो गया है, वो बृहस्पति हो गया है। ठीक, अब आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं, कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो ये भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो ये भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये भी शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो SBI बैंक है, जिसे क्या कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक है। तो भारतीय स्टेट बैंक सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बात करते हैं यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के जो महानिदेशक है वर्तमान समय में, महानिदेशक कौन है, यहाँ पे महानिदेशक के बारे में बात करें तो इनके महानिदेशक कौन है, दिनेश खारा है, इनके महानिदेशक दिनेश खारा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 1921 में इंपीरियल बैंक था, इसका नाम बदल के SBI बैंक रखा गया था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के SBI बैंक रखा गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, थाईलैंड को क्या कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। आपसे पूछे लघु यूरोप किसे कहा जाता है, लघु यूरोप की संज्ञा किस देश को कहा जाता है, लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। किसे, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। ठीक, आपसे बात करते हैं यहाँ पे पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं, आप लोग बताएंगे पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं, पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। किसको, श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था, ये वृक्ष के लिए, वृक्ष बचाओ ये कार्यक्रम था, वृक्ष को बचाने के लिए ये शुरू किया गया था। और यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो ये सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कहाँ स्थापना हुई थी, तो सिंगापुर में स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। कहाँ पे, सिंगापुर में इसकी स्थापना किया था रास बिहारी बोस पे। और एक पार्टी और है, जैसे एक सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी,
सैन फ्रांसिस्को की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और बात करते हैं यहाँ पे ये इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना कौन किया था? तो सुंदर यहाँ पे सोहन सिंह भकाना इनकी स्थापना करते हैं। सोहन सिंह इसकी स्थापना करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। आपसे पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक, तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 78% सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आपसे पूछे कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती है? तो रेडान गैस के बारे में बात करेंगे। रेडान गैस आप लोग ध्यान रखेंगे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आपसे पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? CO2 कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो 0.03% मात्रा में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे कि रेडान कब यहाँ पे भूकंप आने पे रेडान गैस की अधिकता होती है? जहाँ पे भूकंप आने वाला रहता है वहाँ पे रेडान गैस की अधिकता होती है। ठीक, रेडान गैस की अधिकता होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो भारत का जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ पे? बिहार में। भारत में का पशुओं का सबसे ज़्यादा मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार में। ठीक, और मेले के बात करें, आपसे पूछे कि पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान में लगता है। राजस्थान में लगता है। और पुष्कर मेला क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे ऊँटों का व्यापार होता है। पुष्कर मेला में ऊँटों का व्यापार होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे हमारा कुंभ मेला कब लगता है? कुंभ मेला कब लगता है? ठीक, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पे लगता है। आपसे पूछे 4 स्थानों पे किन किन जगहों पे कुंभ मेला लगता है? तो सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग प्रयाग में लगता है। प्रयाग कहाँ पे है? प्रयाग कहाँ पे? यूपी में है, प्रयाग में लगता है। उसके बाद उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ पे है? उज्जैन यहाँ पे मध्य प्रदेश में लगता है मेला। उसके बाद आप लोग नासिक याद रखेंगे, नासिक में लगता है। यहाँ पे हमारा टच आज सही से काम नहीं कर रहा है। नासिक में महाराष्ट्र में मेला लगता है। और फिर यहाँ पे हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार कहाँ पे है? हरिद्वार उत्तराखंड में। यहाँ पे पुष्कर मेला, सॉरी, यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक, और यहाँ पे 38 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीच में है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच में? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया और फिर दक्षिणी कोरिया के बीच में है ये 38 डिग्री पैरेलल। ठीक, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि 49 डिग्री समांतर किसके बीच में है? 49 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच में है? तो 49 डिग्री समांतर किसके? यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए एवं कनाडा के बीच में स्थित है। यूएसए एवं कनाडा के बीच में है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और आपसे पूछे यहाँ पे कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? भारत के 10 डिग्री चैनल भारत के किन दो द्वीपों के बीच में है? तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। उत्तरी अंडमान और निकोबार के बीच में है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अष्टाध्यायी की रचना किसने किए थे? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? पाणिनि ने किया था। आपसे पूछे गुलामगिरी की रचना किसने किया था? गुलामगिरी की रचना किसने किया था? तो ज्योतिबा बाई ने, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी की रचना करती हैं, ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? ठीक, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो आप लोग दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहीं गीत गोविंद के लेखक पूछे, यहाँ पे लिख लीजिए गीत गोविंद के लेखक पूछे, कौन गीत गोविंद के लेखक? तो इसके लेखक जयदेव हैं।
ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और पूरा क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास पे है? 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास में है। ठीक, विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। और भारत से बड़े बड़े कौन से जो देश हैं? रूस हो गया, आपका रूस हो गया, कनाडा हो गया, सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये 6 देश भारत से बड़े हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये यहाँ पे 6 राज्य भारत से बड़े हैं और 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की असली सीमा की लंबाई पूछे तो आप लोग बताएंगे 15,200 किलोमीटर भारत की असली सीमा की लंबाई। आपसे पूछे कि द्वीपों समेत भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों समेत यानी कि द्वीपों समेत भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों समेत असली सीमा की लंबाई बताइए, असली सीमा की लंबाई बताइए द्वीपों के सहित। तो आप लोग कितना बताएंगे? 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, आपसे पूछे कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर से? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार भारत का कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक, तो ये आपका कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है इसका विस्तार। ठीक, आगे बात करते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का पूछे कि एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? बैरनदीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरनदीप ज्वालामुखी। और ये भारत का बैरनदीप ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार द्वीप पे है। और अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार की जो है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो है सैडल पीक है। सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी। आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में? तो साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? तो जो आपका 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान या फिर सेम डेट को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था कि कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत? तो आपसे पूछे कब अपनाया गया था, तो इसके बारे में आप लोग 24 जनवरी 1950 का दिन याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के संविधान में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बात करें, ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 के दिन में, 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। आगे बात करते हैं खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे बड़ा पुस्तकालय भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? भारत का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत का जो सबसे राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत का ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर आगे चल के 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। आपसे पूछे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपसे पूछे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो इसके लिए होता है संविधान में 86वां संविधान संशोधन, और जो कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके तहत क्या कर दिया गया? इसके तहत संविधान सभा में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक अधिकार है, 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक, 11वें मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। और यहाँ पे
जो है शिक्षा को आपसे पूछे राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में किया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से कहाँ पे, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए होता है संविधान में 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में किया गया था। वर्तमान समय में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और इसे अनुच्छेद किस नंबर में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, तो इसे आर्टिकल 19 के ए में रखा गया। आर्टिकल 19 के ए में शिक्षा संबंधित है, ये रखा गया। संपत्ति का अधिकार, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जो हमसे सरकार ना छीन सके उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर इसके लिए होता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसके तहत शिक्षा को अब कौन सा कानून बना दिया गया, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया। इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार का मतलब क्या है, जिसपे कानून का हस्तक्षेप हो सके, यानी कि जिसे सरकार हमसे छीन सके। जैसे संपत्ति है, हमारी जमीन है, वो सरकार हमसे कभी भी छीन सकती है, उस पर कानूनी अधिकार है, वो सरकार हमसे ले सकती है। और मौलिक अधिकार जो होता है उसे सरकार हमसे कभी नहीं छीन सकती। तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। और बात करते हैं इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, कानूनी अधिकार को बना के इसे किस अनुच्छेद में रखा गया शिक्षा को, तो वर्तमान समय में इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और आपसे बात करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और आपसे पूछे कि कर्क रेखा पे सूर्य कब सीधे चमकता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य सीधे चमकता है। और मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है सीधे, तो 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पे सूर्य सीधे चमकता है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार। ठीक, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो आप लोग बताएंगे कि बेरिंग जल संधि अलास्का के बीच में है, अलास्का और फिर किसके बीच में, अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है। तो अलास्का के बारे में बात करें, इसे 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं, इसे 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। अलास्का को 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का को कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। 1867 में इसे रूस से खरीदा था। और बात करते हैं अलास्का, ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। अलास्का ये अमेरिका का जो है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। ये भी याद रखेंगे, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका में प्रांत बड़े बड़े पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रांत है अमेरिका का अलास्का। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बात करें तो ये दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे यहाँ पे नोट करिए आप लोग, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके किस दिन के, 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है किसान दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट करिए। तो अगला प्रश्न यहाँ आ रहा है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो कप है वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित कप है। होपमैन किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित कप है। आपसे पूछे कि यहाँ पे डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी टेनिस से ही संबंधित है। डेविस कप भी टेनिस से संबंधित है। और आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो ये भी किसमें? टेनिस में प्रयुक्त होते हैं। टेनिस में प्रयोग किए जाते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। आपसे पूछे जयलेपला दर्रा किस राज्य में है? जयलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो ये भी सिक्किम में है। आपसे पूछे कि लोसांग महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? लोसांग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। आपसे पूछे कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी सिक्किम में स्थित है। आपसे पूछे कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपसे सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। तो इन सारे की बातें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये भी सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। और क्षेत्र में यहाँ पे सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में WTO भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 के दिन में हुई थी। और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं WTO में? तो 164 इसमें सदस्य देश हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे 164 इसमें सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जो WTO की जो महानिदेशक हैं वर्तमान समय, WTO की जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो WTO की जो महानिदेशक हैं नई बनी हुई हैं, जिसका नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक, नागोजी ओंकोजो इवेला इसका नाम है। ठीक, इनका नाम है इवेला, इसका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। और NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? ठीक, तो तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? तो ये अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। ठीक, आपसे पूछे कि बीरबल किसके दरबार में रहते थे? बीरबल किसके दरबार में रहते हैं? तो ये भी अकबर के ही दरबार में रहते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी अकबर के ही दरबार में रहते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे फैजी किसके दरबार में रहते हैं? तो ये भी अकबर के दरबार में रहते हैं। अबुल फजल के बारे में बात करेंगे तो ये आईने अकबरी के लेखक आपसे पूछे कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी किसने लिखा था? तो ये अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अरे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। आपसे पूछे कि हरिप्रसाद जो चौरसिया थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में याद रखेंगे, ये बांसुरी बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। और बिस्मिल्ला खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्ला खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते थे। आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान चिकित्सक जो चरक थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपसे पूछे चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक चिकित्सक के बारे में आप लोग और याद रखेंगे जिनका क्या नाम था? धन्वंतरी नाम था। ठीक, धन्वंतरी नाम था इनका, धन्वंतरी नाम था। ठीक, और ये किसके दरबार में रहते थे? क्या नाम था? धन्वंतरी। ठीक, इनका क्या नाम था? धन्वंतरी नाम था। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, इनका धन्वंतरी नाम था। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये आयुर्वेद के चिकित्सक थे। आयुर्वेद के चिकित्सक थे धन्वंतरी। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक, भारत के मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत के मेट्रो मैन श्रीधरन कहलाते हैं। ठीक, श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। और भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी भारत में मेट्रो की शुरुआत। और कहाँ से हुई थी? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कोलकाता से भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी कहाँ से?
कोलकाता से हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत पाक के बीच सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत एंड चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत और यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला आपसे पूछिए अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, सरोजिनी नायडू। और आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में? तो ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में हुआ था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे आपसे एग्जाम में, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे, तब आप लोग क्या बताएंगे? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन थी? तो ये इसका जवाब दूसरा हो जाएगा, तब एनी बेसेंट हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, और ये किस अधिवेशन की? कोलकाता में अधिवेशन हुई थी, कोलकाता में अध्यक्षता की थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, और बात करते हैं कि धन निर्गमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? धन निर्गमन का सिद्धांत किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आपसे पूछे दादा भाई नौरोजी की एक फेमस पुस्तक है यहाँ पे, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक है। अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया इसकी पुस्तक है, रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक, आपसे पूछे गए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग बताएंगे। यहाँ पे दुग्ध मापने की जो प्रयुक्त यंत्र है वो कौन सा है? दुग्ध मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या है? लैक्टोमीटर है। दुग्ध मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध मापने के लिए। आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व दुग्ध दिवस पूछे तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन दुग्ध श्वेत क्रांति के जो जनक थे, श्वेत क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं, जो कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनका जन्मदिन होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। ठीक, 26 नवंबर के दिन। ठीक, 26 नवंबर के दिन। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो हाइड्रोजन बम है इसको बारे में बात करें तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। आपसे पूछे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये भी किस सिद्धांत पे? ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ये काम करता है। आपसे पूछे सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। और आपसे पूछे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू-स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर होती है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है मछली के तेल में। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है। और यहाँ पे पृथ्वी का यहाँ पे बताएंगे आप लोग पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, कितने वेग से फेंकने पे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाती है, इसे कहते हैं पलायन वेग। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसका पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण होता है तो किससे बनता है आईसी चिप? तो सिलिकॉन से बनता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है कंप्यूटर का आईसी चिप। और यहाँ पे भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है यहाँ पे। तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे बेंगलुरु को। और स्पेस सिटी किसे कहा जाता है? भारत का स्पेस सिटी किसे कहा जाता है? भारत का स्पेस सिटी किसे कहा जाता है? तो ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, पारसेक किसकी किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए पारसेक की उपयोग करते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए पारसेक की उपयोग करते हैं। ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, ये आपसे पूछेगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये पारसेक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, क्योंकि यहाँ पे वर्ष देके लोग बता देते हैं कि ये समय का इकाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये दूरी का इकाई है। इसे भी बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए, जैसे खगोलीय दूरी हो गया, इन सभी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ठीक, और खगोलीय दूरी, ये दूरी का, ये जो पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगे हैं इसकी आवृत्ति कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से ये अधिक होता है। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और श्रव्य कितनी होती हैं? श्रव्य कितने होते हैं? जो मनुष्य अपने कान से सुन सके उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका जो आवृत्ति होता है कितना होता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है और इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। क्या है? होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। आपसे पूछे कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। आपसे पूछे कि यहाँ पे गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, जो डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है सूस। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था भारत का गंगा डॉल्फिन को। भारत में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जो दादा भाई नौरोजी थे भारत में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये हमने अभी बताया कि धन बहिर्निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये दादा भाई नौरोजी है। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की जो आकलन है किसने किया था? सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, क्योंकि वर्षा अच्छी खासी वहाँ पे होती है। और दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है चावल के उत्पादन करने में, उत्तर प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे जो कौन सा राज्य है? पंजाब तीसरे स्थान पे है चावल के उत्पादन करने में। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में है।
पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो अभी हमने आपको बताया कि पुष्कर में एक मेला भी लगता है, पुष्कर में एक मेला भी लगता है। किसके लिए मेला लगता है? तो ये ऊँट व्यापार के लिए मेला लगता है। यहाँ पे ऊँटों का क्या किया जाता है? ऊँट का व्यापार किया जाता है। ठीक, पुष्कर में ऊँट का व्यापार किया जाता है। और यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ये ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे ऊँट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ऊँट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बीकानेर में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऊँट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक, बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बीकानेर राजस्थान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये एग्जाम ये पूछा गया, सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक, आगे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे महाभारत का अन्य नाम क्या है? इसे जय संहिता भी बोलते हैं। महाभारत को क्या बोलते हैं? जय संहिता भी बोलते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत के जो फारसी में अनुवाद है उसे क्या कहा जाता है? उसे रजनामा कहा जाता है। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसे रजनामा कहा जाता है। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो कौन है? वो भी महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ ये महाभारत है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र पुस्तक, जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। चाणक्य भी कहा जाता है। इनका एक नाम था विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और बात करते हैं ये किससे संबंधित था? ये राजनीति से संबंधित था। ये राजनीति से संबंधित था। यहाँ पे पैसे से नहीं संबंधित था, ये राजनीति से संबंधित था। और बात करते हैं यहाँ पे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 4 ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इनके दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री भी थे। महामंत्री के पद पे भी रहे थे, महामंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे। ठीक, तो ये याद रखेंगे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है पागल कुत्ते से काटने से। इसमें क्या होता है? इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। इसमें पानी से क्या होता है? पानी से डर लगता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और ये कौन से वायरस के कारण होता है? रेहेब्डो वायरस के कारण होता है। यहाँ पे रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रेहेब्डो वायरस के कारण होता है। यहाँ पे रेहेब्डो वायरस यहाँ पे जिम्मेदार होता है। आपसे पूछे यहाँ पे कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज, लुई पास्चर ने किया था। आपसे पूछे कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, गोवा है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन पाया थी? ये मैडम क्यूरी ने पाया था। मैडम क्यूरी ने पाया था 2 बार नोबेल का पुरस्कार, मैडम क्यूरी ने पाया था। और पहली बार इन्हें मिला था 1903 में। और 1903 में जब मिला था ये भौतिकी का नोबेल इन्हें मिला था, भौतिकी का नोबेल मिला था। और फिर जाके इन्हें 1911 में मिला। और इस बार किस चीज़ का नोबेल मिला था इनको रसायन विज्ञान का नोबेल मिला था। रसायन का नोबेल मिला था इनको दूसरी बार, ठीक, 1911 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है। सर्वदाता की बात करें तो ओ निगेटिव होता है सर्वदाता, और सर्वग्राही की बात करें कौन सा रक्त समूह कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। तो अब ये लोग याद रखेंगे कि सर्वग्राही पूछे जब भी कौन सा रक्त समूह, तो AB+ होता है सर्वग्राही, ठीक, AB+ होता है। आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की जो खोज करने वाले हैं वो कौन किए थे रक्त समूह की खोज, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था, ठीक। और आपसे पूछे कि सार्क यानी कि दक्षेस भी से बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में स्थित है। दक्षेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, काठमांडू में स्थित है। और पूछे कि दक्षेस का स्थापना कब हुई थी, दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि स्थापना इसको कहाँ पे हुई थी, इसका स्थापना ढाका में हुई थी। और काठमांडू कहाँ पे है, ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और वहीं पे दक्षेस का हेडक्वार्टर स्थित है। और यहाँ पे इसमें कितने सदस्य देश हैं, यहाँ पे सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8 सदस्य देश हैं। और सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य देश है जो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक। बात करते हैं भारत में परमवीर चक्र के विजेता कौन है। भारत के प्रथम परमवीर चक्र के जो विजेता हैं वो मेजर सोमनाथ शर्मा है, ठीक। मेजर सोमनाथ शर्मा है भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, सोमनाथ शर्मा है। और बात करते हैं यहाँ पे परमवीर चक्र क्या है, ये भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, जो है आपका भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। ये सभी इम्पॉर्टेंट डे है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके किस दिन मनाया जाता है, ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछे यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है सबसे छोटा राज्य। और सबसे छोटी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, जो भारत का सबसे छोटी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटी तट सीमा, यहाँ पे छोटी लिखिए, सबसे छोटी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी गोवा है, भारत का सबसे छोटी तट सीमा वाला राज्य। भारत में एक बंदरगाह है मार्मू गोवा बंदरगाह, भारत में मार्मू गोवा बंदरगाह एक भारत में है, तो ये बंदरगाह है, ये किस राज्य में है, तो ये भी गोवा में स्थित है, मार्मू गोवा बंदरगाह। आपसे पूछे कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, समान नागरिक संहिता, तो ये क्या होता है, सभी नागरिकों पे समान यहाँ पे संहिता लगाए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल कितने में, आर्टिकल नंबर 44 में है समान नागरिक संहिता। और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये गोवा है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम अंतर कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, सॉरी यहाँ पे 6 माह का होता है। अधिकतम 2 सदनों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। और संसद की यहाँ पे बात करते हैं तो संसद किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 79 में है संसद। और आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन से, एक तो लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया और एक राष्ट्रपति हो गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52। और संसद के कितने सदन होते हैं, ये आपसे पूछे तो 2 सदन होते हैं, कौन से, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल कितना, 81, राज्यसभा का आर्टिकल कितना, 80, ठीक। तो इतने याद रखेंगे। संसद का आर्टिकल कितना, 79, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सकें। और थैंक यू।